दोस्तों, मटेरियल नाउन का दूसरा रूल है इट डज नॉट टेक आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। अर्थात दुनिया का कोई भी मटेरियल नाउन यदि किसी सेंटेंस में आता है तो प्रायः वह अपने पहले ए एंड द का यूज नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या इस सेंटेंस में आपको कुछ एरर लग रहा है? जी हाँ, इस सेंटेंस में एरर है। इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन क्या हुआ? तो इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन मिल्क हुआ। और आप देख रहे हैं कि मिल्क के पहले द का यूज किया गया है। तो रूल 2 के अनुसार प्रायः मटेरियल नाउन के पहले हम ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो द का यूज किया गया है वही हमारा एरर पार्ट है। मटेरियल नाउन का अगला रूल है बट समटाइम इट टेक्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ व्हेन वी रिलेट टू अदर वर्ड्स। अर्थात कभी कभी मटेरियल नाउन अपने पहले आर्टिकल लेता भी है। आर्टिकल में क्या लेता है? द लेता है। कब? जब उसको किसी दूसरे वर्ड से हम रिलेट करेंगे। ऑफ वाला रूल आपको याद है ना? दुनिया का किसी भी सेंटेंस में अगर ऑफ आ जाए और ऑफ के पहले एक वर्ड हो और ऑफ के बाद दूसरा वर्ड हो तो हम पहले वाले वर्ड के पहले किसका यूज करेंगे? द का। इस रूल को याद रखिएगा। आइए के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज। इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन कौन है? जी हाँ, इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन आपका वाटर है। वाटर किससे रिलेट कर रहा है? गंगा से। अब इस कंडीशन में मटेरियल नाउन क्या करेगा? अपने पहले आर्टिकल में द लेगा। तो द लिए हुए हैं। तो क्या इस सेंटेंस में और भी कुछ गलती है क्या? ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताइए कि मटेरियल नाउन के संग लगने वाला वर्ब कैसा होता है? जी हाँ, मटेरियल नाउन के संग लगने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि प्ले क्या है? प्ले प्लूरल है। होना क्या चाहिए था? प्लेज। हमेशा याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। और एक चीज आप अपने दिमाग में आज ही बैठा लीजिए कि यदि किसी वर्ब का एंडिंग एस या ईएस से हो तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यदि किसी नाउन का एंडिंग एस या ईएस से हो तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। क्लियर हो? चलिए अब हम देखते हैं। ये एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2013 के एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को आप देखिए। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड साइड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। पीनट्स मतलब क्या होता है? पीनट्स मतलब होता है बादाम या चिनिया बादाम, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रोड साइड पे, रोड के किनारे चिनिया बादाम बेचना बहुत सारे लोगों का कमाई का हिस्सा होता है, मतलब कमाने का जरिया होता है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रहा है? मटेरियल नाउन के रूल्स को अप्लाई कीजिए, आपको एरर मिल जाएगा मेरे भाई। बस हमको यह देखना है कि इस सेंटेंस में किसी मटेरियल नाउन का यूज हुआ है क्या। मटेरियल नाउन मतलब जिसको माप कर या तौल कर बेचा जाए, जिसे गिना नहीं जा सके, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? उसे हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक वर्ड है पीनट्स। यस, रूल 1 याद आया? मिल्क को मिल्क्स नहीं करेंगे, राइस को राइसेस नहीं करेंगे, उसी तरह पीनट को हम पीनट्स नहीं करेंगे। तो हमारा जो एरर पार्ट था वो था मटेरियल नाउन
कभी भी अपने अंत में एस का यूज नहीं करेगा। बस सिंपल रूल्स को अप्लाई कीजिए। किसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ गया और आपको रूल याद है तो क्वेश्चन आप क्रैक कर दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन होता है, ए नाउन दैट कैन नॉट बी सीन और टचड, इट इज फीलिंग। अर्थात वैसा नाउन जिसे हम ना ही देख सके और ना ही छू सके, जिनका हम अनुभव करें, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो आप क्या दीजिएगा? तो वैसा नाउन जिसे हम ना देख सके ना छू सके उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जैसे एयर, हॉट, कोल्ड, एंग्रीनेस, काइंडनेस, ये सारा किस कैटेगरी में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में। क्लियर हो? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल 1। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलता है कि मैं सिंगुलर हूं तथा सिंगुलर वर्ब लूंगा। अर्थात दुनिया के किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में एस का यूज हम नहीं करेंगे और किसी भी सेंटेंस में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तो उसके साथ लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को नाउन के किस कैटेगरी में रखिएगा? ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी को हम लोग देखते छूते हैं क्या? नहीं, इसका अनुभव करते हैं। तो ऑनेस्टी किस कैटेगरी में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के संग लगने वाला वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। इस सेंटेंस में कोई एरर है? नो एरर, सेंटेंस आपका सही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूल 2 को हम तो देखते हैं, इट डज नॉट टेक आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। वही सेम कंडीशन, मतलब दुनिया के किसी भी सेंटेंस में यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया तो उसके पहले हम ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे देखिए ऑनेस्टी के पहले द लगा दिया गया है, जो कि गलत है। प्रायः हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के पहले ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। रूल 3 देखें इसका, बट समटाइम इट टेक्स आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ व्हेन वी रिलेट टू अदर वर्ड्स। वही सेम कंडीशन मटेरियल नाउन वाला कि यदि सेंटेंस में ऑफ आ गया तो ऑफ के पहले वाले वर्ड के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है, द ब्रेवरी ऑफ राम इज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ब्रेवरी मतलब क्या होता है? बहादुरी। बहादुरी को हम लोग देखते छूते हैं क्या? नहीं। तो ब्रेवरी किससे रिलेट कर रहा है? तो ब्रेवरी रिलेट कर रहा है राम से। इस कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का यूज करेंगे, किया गया है, इट मींस यह सेंटेंस आपका नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर हो? चलिए, और हमारा अगला टॉपिक है, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेक्टिव नाउन। देखिए कॉलेक्टिव नाउन अपने नाम से ही अपने आप को क्लियर कर रहा है। कॉलेक्ट मतलब क्या होता है? समूह, इकट्ठा या भीड़। और इव मतलब होता है वाला। वैसा नाउन जो भीड़ को डिनोट करे, समूह या संगठन को दर्शाए, उसे हम क्या कहेंगे? कॉलेक्टिव नाउन। इसका सिंपल डिफिनेशन होता है, ए नाउन दैट डिनोट्स क्राउड इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन। दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन में कॉलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन प्रायः रहता ही रहता है। क्या आपको पता है कि कॉलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार के होते हैं? जी हाँ, कॉलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, दूसरे को हम बोलते हैं ग्रुप कॉलेक्टिव नाउन, और तीसरे को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन। इंडिया का लगभग 90% एग्जामिनेशन में इन तीनों से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अब इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन।
इसका डिफिनेशन को देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन होता है ए कलेक्टिव दैट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, अर्थात वैसा भीड़ जिसके सारे सदस्य एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के होते हैं। वह एक वर्ड का होगा, भीड़ को डिनोट करेगा और उसके सारे मेंबर्स एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के होंगे। आप मुझे बताइए कि दुनिया का वह कौन सा भीड़ है जिसमें एक से अधिक मेंबर्स होंगे और सारे मेंबर्स एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के होंगे। सोचिए और बताइए। जितना आप सोचिएगा उतना क्वेश्चन को क्रैक करने के नजदीक आप पहुंचिएगा। चलिए मैं बताता हूं। हम लोग के घर में शादी विवाह होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया फर्नीचर आइटम हमें चाहिए कुछ एज ए गिफ्ट। तो फर्नीचर मतलब क्या होता है? टेबल, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग होता है ना। अब एक वर्ड का है, एक से अधिक मेंबर्स है इसमें और सारे मेंबर्स कैसे? एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के। हम लोग बोलते हैं क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब क्या होता है? खाना बनाने से लेके खाना परोसने तक के सारे सामान को हम क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। हम लोग बोलेंगे ज्वेलरी, आंख का, नाक का, कान का, जहां का भी हो। हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी, सब कुछ। एक वर्ड भीड़ को डिनोट करता है और सारे भीड़ कैसे? एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया का वह भीड़ जिसमें एक से अधिक मेंबर हो और सारे मेंबर्स एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के हो, उसे हम बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कलेक्टिव होने के बावजूद भी यह सिंगुलर वर्ब लेता है। मतलब भीड़ को डिनोट करेगा लेकिन यह वर्ब लेगा सिंगुलर। तो पहला एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, फर्नीचर, लगेज, क्रॉकरी, सीनरी, स्टेशनरी, एटसेट्रा। क्लियर हो? चलिए रूल 1 क्या बोलता है? रूल 1 बोलता है कि इट इज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मतलब जब भी यह सेंटेंस में आएगा तो अपने आप को सिंगुलर बनाए रखेगा और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या यह सेंटेंस सही है? जी हाँ, यह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, रिलेट कर रहा है कश्मीर से, इसलिए द लिया है और वर्ब आप देखिए सिंगुलर। इट मीन सेंटेंस आपका सही है। आइए इसके रूल 2 को देखते हैं। रूल 2 कहता है कि इट डज नॉट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, अर्थात जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंत में कभी भी एस का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी कलेक्टिव है। एग्जामिनेशन में मैक्सिमम इसी से क्वेश्चन आता है। वो करता क्या है कि कलेक्टिव नाउन को प्लूरल में चेंज कर देता है। तो हमें पता है कि कलेक्टिव मतलब होता ही है भीड़, ये खुद प्लूरल वर्ड है, तो इनमें हम एस या ईएस जोड़कर अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, माई फर्नीचर्स इज नाइस। क्या एरर है? यस। अब फर्नीचर के अंत में एस का यूज हम नहीं करेंगे। रूल 3। अच्छा ये क्वेश्चन है, the sceneries of Kashmir is made beautiful bank that of any other site। भैया एरर मिल गया। सीनरी क्या है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इनका प्लूरल नहीं बनता है। हमारा जो एरर है सीनरीज ही। या समझ में आ रहा? तो याद रखिएगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, अगर अगला हमारा टॉपिक है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, और ग्रुप कलेक्टिव नाउन मतलब सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स। डेफिनेशन को देख लीजिए, ए कलेक्टिव दैट इज मेड फ्रॉम
सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अर्थात वैसा भीड़ जिसके सारे मेंबर्स एक ही प्रकार के हों उसे हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पीपल, पब्लिक, कैटल, पुलिस एटसेट्रा, एक ही प्रकार के मेंबर्स होते हैं इसमें। और इसका रूल होता है कि यदि सेंटेंस में ग्रुप कलेक्टिव नाउन आया तो वह प्लूरल वर्ब लेगा। बस हमें यही याद रखना है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब और ग्रुप कलेक्टिव नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब। आइए इसके रूल्स को देखते हैं। तो रूल 1 में बोल रहा है इट इज प्लूरल एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। अर्थात ग्रुप कलेक्टिव नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल लेगा। रूल 2 इट डज नॉट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। अब दोनों के एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। रूल 1 का एग्जांपल है द कैटल आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। क्या इस सेंटेंस में कुछ एरर है? जी नहीं, इस सेंटेंस में कुछ भी एरर नहीं है, क्योंकि कैटल किसको बोलते हैं? जानवरों के समूह को। यह अपने आप में प्लूरल वर्ड है और इसके संग आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, तो इस सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं है। दूसरे एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। रूल 2 का द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। भैया कभी भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंत में एस या ईएस का यूज हम नहीं करेंगे। अगर किया गया है तो वही गलत है। क्लियर? चलिए, और अगला हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जितना वो दोनों इंपॉर्टेंट था उससे कहीं ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अपने नाम से ही अपने आप को क्लियर कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना, और इव मतलब होता है वाला। मतलब वैसा नाउन जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ए कलेक्टिव दैट इज either anonymous or different on opinion is called distributive collective noun। अर्थात वैसा भीड़ जो कभी किसी ओपिनियन पे मिल जाए और कभी बट जाए उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, मैं आपको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझा देता हूं। न्यायाधीश का इंग्लिश क्या होता है? जज। और कोई कोई ऐसा केस होता है जिसमें एक से अधिक जज बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। हो सकता है कि किसी मुद्दे पे 2 से अधिक जज बैठे हो और 2 जज बोले कि नहीं ये सही है और 2 जज बोले नहीं ये गलत है। इट मीन्स अपने ओपिनियन पे वो क्या हुए? बट गए। यह भी हो सकता है कि सारे जज मिलकर एक ही डिसीजन दे, अर्थात एक मत हो गए। अब हमें सेंटेंस में यही देखना रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन मिल रहा है कि बट रहा है। अगर मिलेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और बटेगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन मिल रहा है कि बट रहा है? तो ये हमें सेंटेंस बताएगा। सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल को लिख लीजिए। ज्यूरी, गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट, कमीशन एटसेट्रा। क्योंकि इन सब में एक से अधिक सदस्य होते हैं और हो सकता है कि सारे सदस्य किसी मुद्दे पे एकमत हो जाए और किसी मुद्दे पे बट जाए। इसका पहला रूल है इफ इट इज यूनाइटेड देन इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अर्थात अगर यह सेंटेंस में एकमत हो जाए तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। गवर्नमेंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। यूनाइटेड क्या दर्शा रहा है? कि एकमत हो गए। तो आने वाला वर्ब क्या हुआ? इज। क्लियर हो?
बस कोई ना कोई वर्ड सेंटेंस में हमें बताएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन मिल रहा है कि बट रहा है। मिलेगा सिंगुलर वर्ब और बटेगा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। रूल 2, इफ इट इज डिवाइडेड देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द ज्यूरी। ज्यूरी किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को। और यहां पे दिया गया है सीट्स। इस तरह भी क्वेश्चन को पकड़ने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट द ज्यूरी है और एंडिंग प्लूरल वर्ड कर रहा है, इसका मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बट रहा है। इसको इस तरह भी समझिए कि ज्यूरी में एक मेंबर की एक से अधिक मेंबर और एक से अधिक मेंबर का एक ही सीट होगा कि एक से अधिक सीट होगा। तो जितने मेंबर होंगे उतने सीट होगा, तो जितना सीट होगा तो सीट चेंज इनटू सीट्स। तो अब बट रहे हैं, अपने अपने चेयर पे सब बैठ रहे हैं, इट मींस बट गए, और बट गए तो आने वाला वर्ब प्लूरल। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को आवश्यकता पड़ी तो मिलेगा तो इट फैमिली लेगा और बटेगा तो दे फैमिली लेगा। यह आपको मैं प्रोनाउन में बताऊंगा, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन इट लेगा और कब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन दे लेगा। बस अभी आप इतना याद रखिए कि यदि किसी सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आ गया तो वह एकमत होगा तो सिंगुलर वर्ब और इट फैमिली देंगे, और यदि वह बट गया तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और उसे दे फैमिली देंगे। अगले वीडियो में